नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, या बोल सकते हैं कि एक मेंटल हेल्थ की डिजीज़ है। रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सीवियर डिसेबलिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ग्रुप है सीवियर डिसऑर्डर का और डिसेबलिंग यानी कि जो डिसेबल बनाता है किसी भी चीज़ में व्यक्ति को। मार्क्ड बाय विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। इसमें क्या होता है? रियलिटी से आदमी अलग रहता है, उसको रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं रहता। इलॉजिकल थिंकिंग होती है उसमें, लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता। पॉसिबली डिल्यूज़न और हेलुसिनेशन होते हैं उसको। एंड इमोशनल, बिहेवियरल और इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बेंस उसमें पाए जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया या शीज़ोफ्रेनिया क्या है? रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सीवियर disabling psychiatric disorder marked by withdrawal from reality, illogical thinking, possible delusion and hallucination, and emotional, behavioral or intellectual disturbances. These disturbances last for at least 6 months. एटलीस्ट 6 मंथ तक ये डिस्टर्बेंसेस रहें तो हम ये मानते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया या शीज़ोफ्रेनिया है। Stigma, discrimination and violation of human rights of people with schizophrenia are common. इसमें स्टिग्मा होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है जो पेशेंट होता है शिज़ोफ्रेनिया का, ये कॉमनली देखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कारण के बारे में। कारण क्या क्या होते हैं इसके? तो पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक मीन्स जो पेरेंट्स से या फिर जो अपने पहले की पीढ़ी हैं उनसे कैसे वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ बिलीव दैट मल्टीपल जीन्स क्रोमोसोम 13 एंड 6 आर इन्वॉल्व इन प्रीडिस्पोजिशन टू सीजोफ्रेनिया। तो माना जाता है कि इसके लिए 13 नंबर का क्रोमोसोम और 6 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ये इसके लिए, यदि ये रेस्पॉन्सिबल हो सकता है किसके लिए? सीजोफ्रेनिया के जेनेटिक फैक्टर के लिए। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर में एक्सेसिव डोपामीन एक्टिविटी जो न्यूरोट्रांसमीटर है इज़ लिंक टू हेलुसिनेशन, एजिटेशन एंड डिल्यूजन। जो डोपामीन एक्सेसिव एक्टिविटी होती है वो उसके लिए जिम्मेदार होती है हेलुसिनेशन के लिए, एजिटेटेड व्यवहार होता है उसका, एजिटेशन होता है उसमें, और डिल्यूजन के लिए। हेलुसिनेशन होता है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलाई नहीं है लेकिन फिर भी हमें वो महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे कि पेशेंट के सामने कुछ भी नहीं है लेकिन उसको कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही लेकिन उसको कुछ सुनाई दे रहा है, जबकि डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीव। तो ये किसकी वजह से होता है इसमें स्किज़ोफ्रेनिया में? डोपामाइन एक्टिविटी की वजह से। और हाई नॉर एपिनेफ्रिन इज़ लिंक टू पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। जो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं सीजोफ्रेनिया के वो किसकी वजह से होते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन के हाई होने की वजह से। ये एक थ्योरी है कि इसमें बायोकेमिकल फैक्टर किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा है अदर फैक्टर्स इंक्लूड स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़। कुछ ब्रेन की स्ट्रक्चर में ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिनको कि माना जाता है कि इसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो रहा है। तो इस तरह से कॉजेज़ में जेनेटिक फैक्टर हो गए जिसमें क्रोमोसोम 13 और 6 इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा बायोकेमिकल फैक्टर में एक्सेसिव डोपामिन एक्टिविटी और हाई नॉरएपिनेफ्रिन। एंड थर्ड वन है स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो मेनली तो होते हैं इसमें पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन सिम्टम या पॉजिटिव सिम्टम। इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम और इसमें इंक्लूड होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है? दे इंडिकेट दैट पेशेंट हैज़ लॉस्ट टच विद रियलिटी। वो डेविएट हो जाता है किससे? रियलिटी से। उसका टच नहीं रहता कोई भी रियलिटी से, उसके चारों ओर जो रियलिटी है उससे वो लॉस्ट हो जाता है, उसको
रियलिटी समझ में नहीं आती। प्राइमरली इंक्लूड डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, फॉल्स बिलीफ होते हैं उसको कि कोई भी हो सकता है ये डिल्यूजन के टाइप में, कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है या कुछ भी। और हेलुसिनेशन में जैसे रस्सी वाला उदाहरण है कि रस्सी की जगह से उसको क्या दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है, या कोई भी कुछ भी नहीं है और उसको फिर भी दिखाई दे रहा है इस तरह से। रस्सी की जगह सांप दिखाई देना एग्जाम्पल होगा इल्यूजन का। हेलुसिनेशन में कोई भी स्टिमुलाई नहीं होता है, न ही कोई आवाज़ सुनाई देती है, न ही कोई व्यक्ति सामने होता है, लेकिन जो पेशेंट होता है सिजोफ्रेनिया का वो उसको देख पाता है, वो बताता है कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, तो ये हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं आर एसोसिएटेड विद टेम्पोरल लॉब एबनॉर्मलिटी। जो टेम्पोरल लॉब होता है ब्रेन में उसकी एबनॉर्मलिटी से संबंधित होते हैं जो भी पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम क्या क्या होते हैं देखेंगे हम। पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहले है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम है। आर द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ सिजोफ्रेनिया। दीज इन्वॉल्व hearing, seeing, smelling, tasting and feeling touched by things in the absence of stimuli। कोई भी स्टिमुलाई नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज़ आ रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ स्मेल नहीं है फिर भी उसको स्मेल आ रही है, टेस्ट आ सकता है, नहीं कुछ भी चीज़ नहीं है मुंह में फिर भी। फीलिंग टच्ड बाय थिंग्स मीन्स टैक्टाइल जो है कि स्किन पे कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, हेलुसिनेशन में। इसमें एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई के अभाव में उसको ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है, फिक्स फॉल्स बिलीव्स हैं। दे कैन नॉट बी चेंज बाय लॉजिक और परसुएशन। यदि कोई समझाए या कोई लॉजिक दे तो भी वो चेंज नहीं होते। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में हो गए हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। अब हम पढ़ते हैं इसके नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम मीन्स आर एसोसिएटेड विद फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वेंट्रिकुलर एबनॉर्मलिटीज़। ये फ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रिकुलर एबनॉर्मलिटीज से संबंधित है। इसको डेफिसिट सिम्टम भी कहते हैं। दीज सिम्टम रिफ्लेक्ट द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। उस पर्सन में, उस पेशेंट में नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स का अभाव होता है, तो वो कहलाता है नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम में सबसे पहला है एपैथी। एपैथी क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल, थिंग्स एंड एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको, कोई चीज़ है उसकी चारों तरफ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और लोगों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एपैथी हो गया नेगेटिव सिम्टम। दूसरा है एनहेडोनिया। एडहेडोनिया मतलब डिमिनिस्ड कैपेसिटी टू फील प्लेजर, मीन्स उसको कोई भी प्लेजर फील नहीं हो रहा है किसी भी एक्टिविटी में। ये साइकेट्रिक टर्म्स हैं। साइकेट्रिक टर्म्स से रिलेटेड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। तीसरा है ब्लंट इफेक्ट या ब्लंटेड इफेक्ट। क्या है, कैरेक्टराइज बाय पेशेंट फेस अपीयरिंग इमोबाइल एंड इनएक्सप्रेसिव। उसको कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कुछ भी उसके सामने कोई घटना हो रही है लेकिन उसका फेस हमेशा कैसा रहता है, इमोबाइल, मूवमेंट नहीं हो रही और इनएक्सप्रेसिव, कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है उसके दूसरे की बातों पे, तो ये हो गया ब्लंट इफेक्ट। देन पॉवर्टी ऑफ स्पीच, मतलब कि स्पीच की कमी। ये स्पीच दैट इज़ ब्रीफ एंड लैक कंटेंट। उसमें बहुत ही छोटी स्पीच है और उसमें कंटेंट है ही नहीं, जो बोल रहा है उसमें क्या वर्ड्स का यूज़ करना कुछ नहीं है, तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच होती है नेगेटिव सिम्टम में। इस तरह से एपैथी, एनहेडोनिया, ब्लंटेड इफेक्ट एंड पॉवर्टी ऑफ स्पीच आ गई नेगेटिव सिम्टम्स में। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या है, रिफ्लेक्ट द पेशेंट्स एबनॉर्मल थिंकिंग। कॉग्निशन मतलब कि थिंक, थॉट, विचारों से संबंधित। तो इसमें क्या होता है, उसकी एबनॉर्मल थिंकिंग होती है, पुअर डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन नहीं ले पाता प्रॉपरली। स्किल्स होती हैं उसकी, पुअर डिसीजन मेकिंग है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसका अजीब व्यवहार है, उसका डिसीजन मेकिंग पुअर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पुअर है,
तो ये सब आ गए कॉग्निटिव सिम्टम्स में। अब कॉग्निटिव सिम्टम में क्या क्या आया, थॉट डिसऑर्डर आ गए, इज कैरेक्टराइज बाय कंफ्यूज थिंकिंग एंड स्पीच, जिसमें कि इनकोहेरेंट रैम्बलिंग है, लूज एसोसिएशन है, वर्ड सलैड है, वंडरिंग है, ये सब आप देख सकते हैं साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें ये क्लियरली दिया हुआ है। तो ये थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं। बिजार डिसऑर्डर्स हैं लाइक चाइल्ड लाइक सिलीनेस, लाफिंग और गिगलिंग, किसी बात पे भी हंसते रहना, एजिटेशन, एकदम से गुस्से वाला व्यवहार करना, इनअप्रोप्रिएट अपीयरेंस, हाइजीन में उसकी गड़बड़, कंडक्ट में, इस तरह से ये बिज़ायर बिहेवियर। तो ये कॉग्निटिव में आ गए थॉट डिसऑर्डर एंड बिज़ायर बिहेवियर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप क्या क्या है, पैरानोइड है टाइप, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड, रेजिडुअल। तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला टाइप है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, कैरेक्टराइज्ड बाय परसिक्यूटरी और ग्रैंडियोर डिल्यूजन थॉट। परसिक्यूटरी थॉट्स होते हैं, ग्रैंडियोस व्यक्ति समझता है कि मैं ही कोई बड़ेपन का एहसास होना कि यहाँ का मैं सरपंच हूँ, बड़े बड़े ग्रैंडियोस वो करना। प्रोसिक्यूटरी मतलब कि किसी पे शक करना। कंटेंट एंड डिल्यूजनल, जेलेसी होती है उसको किसी से भी। तो ये सब आ जाते हैं पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। नेक्स्ट टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑल्सो कॉल्ड हेवेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया को हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मार्क्ड बाय इनकोहेरेंट डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, कोहेरेंट नहीं होता, कोई आपस में लिंक नहीं होता, ऑर्गेनाइज स्पीच नहीं होती, बिहेवियर इस तरह का नहीं होता, एंड ब्लंटेड एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है इसमें। यूजुअली इंक्लूड एक्सट्रीम सोशल इम्पेयरमेंट, सोशली वो व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता, सोशल इम्पेयरमेंट आ जाता है, सोसाइटी में वो घुल मिल नहीं पाता। तो ये होता है डिसऑर्गेनाइज्ड, मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट आता है तीसरे टाइप कैटाटोनिक। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, जो टोन से संबंधित है इसमें। तो ए रेयर डिजीज फ्रॉम कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स स्टूपर और पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, एक ही पोजीशन में वो लंबे समय तक रहता है। जैसे कि मान लो उसने चोटी पकड़ ली है एक हाथ से, तो वो उसी पोजीशन में घंटों दिनों तक रह सकता है, उसको बोलते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट आता है अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। प्रेजेंस ऑफ सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स सच एज डिल्यूजन, हेलुसिनेशन इन पेशेंट हु डज नॉट फॉल टू द कैटेगरी ऑफ अदर सब टाइप। अदर सब टाइप में वो नहीं आ पाता, तो उसको बोल देते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। इट मीन्स हैज हिस्ट्री ऑफ एक्यूट सिजोफ्रेनिक एपिसोड। उस पेशेंट को पहले एक्यूट अचानक से सिजोफ्रेनिक एपिसोड आया एंड परसिस्टेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स, और अब क्या हो रहा है, परसिस्टेंट लगातार उसको नेगेटिव सिम्टम्स हैं। जैसे कि रेजिडुअल इफेक्ट होते हैं, कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद उसके इफेक्ट आते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं, उसी तरह से एक्यूट सिजोफ्रेनिक एपिसोड के बाद में उसकी हिस्ट्री होती है और उसके बाद में नेगेटिव सिम्टम्स परसिस्ट करता है। तो इस तरह का जो सिजोफ्रेनिया है वो कहलाता है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। तो इस तरह से मेनली 5 तरह की सिजोफ्रेनिया है, पैरानोइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक, अनडिफ्रेंशिएटेड एंड रेजिडुअल। नेक्स्ट आते हैं फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। फेजेस मीन्स पहले क्या आता है सिम्टम उनमें, फिर क्या, फिर उसके बाद में क्या। तो पहली जो फेज होती है वो होता है प्रोड्रोमल फेज, ये सिजोफ्रेनिया होने से पहले की फेज होती है। एक्टिव फेज में एक्टिव सिम्टम्स आते हैं व्यक्ति के, और रेजिडुअल में बाद में एक्यूट एपिसोड होने के बाद में जो सिम्टम्स होते हैं वो रेजिडुअल फेज में। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या क्या करते हैं इसमें। तो इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है MSE, एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री ली जाती है, केयरफुल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सिजोफ्रेनिया इज़ मेनली ट्रीटेड बाय एंटीसाइकोटिक, जैसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं एंटीसाइकोटिक को। तो मेनली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं।
Psychotic symptoms must be present 12 to 24 months before patient receive their first medical treatment. कम से कम 12 से 24 महीने तक उस पेशेंट में इस तरह के सिम्टम आए, उसके बाद में उसको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये ट्रीटमेंट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो मेनली एंटी साइकोटिक इसमें दी जाती हैं। अदर ट्रीटमेंट इंक्लूड कंप्लायंस प्रमोशन प्रोग्राम, उसका प्रमोट करना, उसकी जो अच्छा बिहेवियर है उसको, साइको सोशल ट्रीटमेंट देना, रिहेबिलिटेशन देना, वोकेशनल काउंसलिंग करना, जैसे अपना कुछ वोकेशन चुन सके वो, सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कम्युनिटी सोर्सेज का अप्रोप्रिएट यूज़ करना। तो अदर ट्रीटमेंट में आ गया कंप्लायंस प्रमोशन प्रोग्राम, साइको सोशल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, vocational counseling, supportive psychotherapy and appropriate use of community resources। साइकोथेरेपी का जो वीडियो है उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले नर्सिंग असेसमेंट, इसमें रिकॉग्नाइज करना सिजोफ्रेनिया को, उसके सिम्टम्स के आधार पर पहचानना, एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड रैपर्ट, पेशेंट और जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके बीच में एस्टैब्लिश करना ट्रस्ट को, विश्वास को, रैपर्ट को, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पेशेंट का धीरे धीरे जो फंक्शनिंग का लेवल है उसको मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना, असेस पॉजिटिव सिम्टम को असेस करना, असेस नेगेटिव सिम्टम, असेस मेडिकल हिस्ट्री उसकी, असेस सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है ये असेस करना। तो नर्सिंग असेसमेंट में आ गया रिकॉग्नाइज स्किज़ोफ्रेनिया, एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड रैपर्ट, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ फंक्शनिंग, असेस पॉजिटिव सिम्टम, असेस नेगेटिव सिम्टम, असेस मेडिकल हिस्ट्री, असेस सपोर्ट सिस्टम। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा, पहला है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिप्रेसिव मूड स्टेट एंड रिलक्टेंस टू इनिशिएट मूवमेंट नहीं कर पाता, इमोबिलिटी रहती है, डिप्रेसिव मूड रहता है, तो पहला डायग्नोसिस बनेगा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। दूसरा है इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन थॉट पैटर्न एंड स्पीच। थॉट उसमें डिसऑर्डर होता है, स्पीच पॉवर्टी होती है, तो वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, तो इससे नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन थॉट पैटर्न एंड स्पीच। तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर सुसाइड का रिस्क रहता है रिलेटेड टू इम्पल्सिवनेस एंड मार्क चेंज इन बिहेवियर। इम्पल्सिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और बिहेवियर में चेंज की वजह से सुसाइड का रिस्क रहता है। देन फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिर भी वो उसको दिख रहा है और डिल्यूजन हो रहा है, तो इसलिए रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। फिफ्थ है रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सेल्फ नेगलेक्ट एंड रिफ्यूज़ल फॉर सेल्फ केयर। इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिशन में क्योंकि वो एक तो लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट होना उसका, रिलेटेड टू किस वजह से होना, क्योंकि अपने आप को वो नेगलेक्ट कर देता है, खुद पे ध्यान नहीं देता है और सेल्फ केयर रिफ्यूज़ कर देता है। इसलिए नर्सिंग इंटरवेंशन में आएगा इसमें एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड रैपर्ट, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ फंक्शनिंग, प्रमोट सोशल स्किल, इंश्योर सेफ्टी, उसको इंश्योर करना कि कहीं वो इंजर नहीं हो जाए उसके लिए। देन इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इंश्योर करना कि वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहा है। कीप इट रियलिटी के उसको करीब लेके आना। प्रमोट कंप्लायंस एंड मॉनिटर ड्रग थेरेपी, उसको मॉनिटर करना। एनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली जो सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट है, उसको बढ़ाना, बढ़ावा देना। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में आ गया एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड रैपर्ट, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ फंक्शनिंग, प्रमोट सोशल स्किल, इंश्योर सेफ्टी, ensure adequate nutrition, keep it real, promote compliance and monitor drug therapy, encourage family involvement। तो आज का हमारा टॉपिक था सिजोफ्रेनिया, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से संबंधित टॉपिक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आप इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, वहाँ पर देख सकते हैं।
यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।